नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रथम स्वर। मैं राकेश रमन आपका स्वागत कर रहा हूं अपने साथी पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत कुमार सिंह के साथ। प्रशांत जी, आज हम लोग बिना किसी भूमिका के दो मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। एक, जो बिहार को लेकर तेजस्वी यादव ने आज कांग्रेस के प्रेसिडेंट खड़गे के निवास पर राहुल गांधी और अपने तमाम लोग और उधर से कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ कांग्रेस के प्रभारी सहित एक मुलाकात हुई। इस मुलाकात हुई, क्या बात हुई उस पर तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे। और दूसरी जो बड़ी सबसे बड़ी खबर है कि रॉबर्ट वाड्रा से आज ईडी ने पूछताछ की। लेकिन इससे भी बड़ी खबर ये है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो चार्जशीट दाखिल की गई उसमें फाइनली सोनिया गांधी और राहुल गांधी का भी नाम आ गया। लेकिन हम लोग थोड़ा पहले आज बिहार की बात करें। अब प्रशांत जी, आपसे जो हम समझना चाहेंगे कि अब तक जब भी कभी चुनाव होता था तो हम देखा करते थे कि आरजेडी के दरबार में कांग्रेस जाया करती थी। ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के पास आरजेडी को जाना पड़ रहा है। और पहला जो रिएक्शन इस पर ही चाहूंगा, उसके बाद जो अंदर से खबरें आ रही हैं उस पर भी बात। जी प्रशांत जी। जी बिल्कुल। इस बार जो है आरजेडी को कई कारणों से बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है और उसका कारण है कि आरजेडी को जो दो खास लोगों से ज्यादा तकलीफ रही है बिहार की राजनीति में। एक तो पप्पू यादव, जिसको कांग्रेस का टिकट लालू जी के कहने पर नहीं दिया गया पिछला लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो निर्दलीय पूर्णिया से लड़कर जीत गए। और इतना ही नहीं, उनकी पत्नी पहले से राज्यसभा सदस्य पहुंची हुई थी। सुपौल से चुनाव हारने के बाद भी राज्यसभा में कांग्रेस के टिकट पर बनी और इस तरह से उनका दबदबा कांग्रेस में कायम हो गया कुल मिला के। और कांग्रेस के अब मेन लाइन में, क्योंकि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ अभी गुजरात में, वहां पप्पू यादव को बुलाया गया था। तो अभी पिछले हफ्ते की बात है। तो ये चीज है। दूसरी चीज है कि कन्हैया कुमार से काफी दिक्कत रही है राजद के। और राजद ने बेगूसराय सीट, उस टाइम कन्हैया कुमार सीपीआई के कैंडिडेट थे, सीपीआई को नहीं दिया सिर्फ इसलिए कि कन्हैया कुमार को वो नहीं चाहते थे कि वो मेन लड़ाई में वहां रहें। और राजद ने अपना कैंडिडेट वहां खड़ा कर दिया और नतीजा हुआ कि कन्हैया कुमार तीसरे स्थान पर चले गए। लेकिन कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को बिहार में पूरी तरह उतार दिया और वो पदयात्रा निकालकर चलने लगे। तीसरी चीज है कि जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो लालू जी की छाया हैं। वो ज्यादा बात लालू जी की मानते हैं, तो उनको हटाकर राजेश राम जी को दलित चेहरा बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। और ऊपर से पप्पू यादव कई जगह और कई ओकेजन्स पर यह भी बोल दिए कि कांग्रेस की तरफ से वो सीएम फेस हैं। हालांकि कांग्रेस ने उनको अधिकृत नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी का ये अधिकृत लाइन नहीं है और वो निर्दलीय एमपी हैं, इसलिए उनके कहने का कोई मायने नहीं है। फिर भी कुल मिला के राजद के अंदर थोड़ी सी घबराहट रही। इसके अलावा और जो चीजें देखिए तो कांग्रेस के तरफ से जो विधायक दल का नेता बनाए गए, पहले अजीत शर्मा हुआ करते थे जो भागलपुर से विधायक हैं, उनको अचानक बीच में हटाकर इनको शकील अहमद खान जो कदवा से विधायक हैं कटिहार जिला से, उनको बना दिया गया विधायक दल का नेता। और वो काफी प्रोमिनेंस में और काफी फ्रंट लाइन पर रहते हैं। तो इन सब चीजों से राजद को लगा कि यहाँ जो मुस्लिम पर भी डोरा डाला जा रहा है, सीएम फेस भी घोषणा किया जा रहा है, पप्पू यादव को भी आगे किया जा रहा है, कन्हैया कुमार को भी आगे किया जा रहा है, इन सब चीजों से जो घबराहट हुई है राजद को, तो राजद थोड़ा सा बैकफुट पर आई है। और राजद को लग रहा है कि नहीं, कांग्रेस के साथ मतलब, क्योंकि एक बयान आपको याद होगा सर कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले
तेजस्वी प्रसाद यादव जो राजद के प्रमुख नेता हैं, विधानसभा में विपक्ष के मान्यता प्राप्त नेता हैं, तो उन्होंने कहा था कि जो इंडिया अलायंस था वो सिर्फ लोकसभा चुनाव तक सीमित था। लेकिन आज के डेट में क्या हुआ, अचानक ये फिर मतलब पूरा आ गए अथी पर, घुटना पर। तो ये चीजें हैं जो बहुत सारे कारण जो हम लोग डिस्कस किए अभी, वो सब चीजें हैं जो राजद को अब काफी अपने एटीट्यूड में नरमी लाने के लिए मजबूर कर चुका है। ये कारण है सर। जी, आपने एक बात जो कही, लेकिन मेरा जो सवाल मूल था वो ठीक है, आप एडजस्ट कर रहे हैं। बात ये है कि जब दिल्ली का चुनाव था तो कांग्रेस के खिलाफ अखिलेश यादव भी थे, तेजस्वी यादव भी थे, और शायद इसी बात का गुस्सा था जो राहुल गांधी ने वहां पर कन्हैया को लॉन्च किया, यात्रा के लिए भेजा और अपनी तैयारी शुरू की। और अभी भी ये बात कही जा रही है कि कांग्रेस एक सम्मानजनक अगर जगह नहीं मिलेगा तो कांग्रेस अकेले जा सकती है, क्योंकि अगर गठबंधन, मान लीजिए महागठबंधन फिर बन जाता है, लेकिन कांग्रेस के लिए कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। वो फिर उनके एक क्या कहा जाए, उनके छाये के नीचे उनको रहना पड़ेगा। जो राहुल गांधी की चाहत दिख रही है, जो कि दिल्ली का चुनाव जब से वो अकेले लड़े हैं, फिर अहमदाबाद के चुनाव अपने अधिवेशन में भी गुजरात में उन्होंने ये बात को कहा है कि हमें कांग्रेस को मजबूत करना है। और कांग्रेस मजबूत तभी होगी जब वो अपने दम पर पूरा का पूरा चुनाव लड़े और किसी से गठबंधन नहीं करे, तभी तो उसके कैडर तैयार होंगे, कार्यकर्ता तैयार होंगे। और इस बात की थिंकिंग कांग्रेस में चल रही है, लेकिन एक समय आता है, और जो आपने भी बात, जितने उदाहरण दिए, ये सारा खेल मुस्लिम वोट बैंक को लेके हो रहा है। हम आप न जाने कितनी बार इस बात पर चर्चा कर चुके हैं कि यादव कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो सबसे बड़ा सनातनी है। जब मुस्लिम कांग्रेस इतना करेगी, और यादव जो ये देख रहा है, अब तो कोई उस तरह के समय नहीं रहा सर कि पहले वाली बात है। अब सब कोई पढ़े लिखे हैं, इतना तो सबके पास है, सब सोशल मीडिया चलाते हैं, देश दुनिया का हाल देख रहे हैं। और अभी जिस हिसाब से वक्त को लेकर बंगाल में हिंसा और जगह जगह हिंसा करने का प्रयास, बरगलाने में तो कमी नहीं रखी जा रही है। ऐसे में आज जब तेजस्वी यादव मीटिंग से वहां से बाहर निकले हैं, बताया तो ये जा रहा है कि अंदर इन लोगों के बीच में हॉट टॉक हुआ है, और राहुल से लड़कर तेजस्वी बाहर निकले हैं, खड़गे की रोकते रह गए, वो नहीं रुके हैं अंदर। और एक 17 तारीख का डेट दे दिया गया है, एक बता दिया गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, जिसमें 2 कांग्रेस के, 2 आरजेडी के या 2 लेफ्ट पार्टी के लोग रहेंगे। तो इन पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? मूलतः इस अलायंस को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, ये कहाँ पर स्टैंड करते हैं? जी, देखिए सर, बहुत सी चीजें हैं कि बहुत लोग अपने आप अटकलबाजी भी लगाते हैं, तो हम नहीं कहेंगे कि इतना ज्यादा हम लोगों को आगे की चीज सोचनी चाहिए। हमको जो अभी तक लग रहा है कि ठीक है, अपनी जगह दोनों की खींचतान है और काफी दिनों से है, और चुनाव के दिन तक भी रहेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज और है कि दो में से एक चीज डिसाइड करना है कि दोनों साथ चलेंगे या दोनों अलग अलग रास्ता पकड़ेंगे। जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने अलग रास्ता पकड़ लिया। तो यहाँ बिहार के संदर्भ में इतना तो जो अभी तक के जो लक्षण है उसके अनुसार दोनों साथ ही चलेंगे, अलग अलग चलने का कोई सवाल नहीं उठता है। एक बात। दूसरी बात कि अब जो बहुत सारे ऐसे भी चीज हैं जो दबाव कांग्रेस पर भी डाल रहे हैं कि आप भी थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिए, कुछ और दलों को एडजस्ट होने दीजिए। जैसे कांग्रेस का एक स्टैंड है कि 70 सीटों पर पिछली बार लड़े थे 2020 में, इस बार भी 70 सीटें चाहिए। तो
और एक इसके अलावा एक चीज और है, कांग्रेस का एक स्टैंड और है। कांग्रेस का स्टैंड है कि पिछली बार जो 70 सीटें राजद ने दी थी उनको, वो छांट छांट कर वैसी सीटें दी थी जहां एनडीए का जनाधार बहुत ही मजबूत है, यानी वो सारी हारने वाली सीटें उनको दे दी। इसके अलावा इस विषय पर कांग्रेस का है कि नहीं, हमको मिक्स चाहिए, यानी हमारी चॉइस की भी कुछ सीटें चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज की ठीक कांग्रेस के उसी लाइन पर अब वामपंथी दल भी सोचने लगे हैं, सीपीआई एमएल, सीपीएम, सीपीआई और वीआईपी जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वो लोग भी सोचने लगे हैं। और एक और पार्टी इनसे जुड़ेगी, उसने लगभग संकेत दे दिया है, पशुपति कुमार पारस की एलजेपी, एलआरजेपी। तो वो जो है आरएलजेपी जो है, राष्ट्रीय लोक जनतांत्रिक पार्टी, तो वो भी जुड़ेगी, क्योंकि एनडीए में उनको अब मिला नहीं कोई जगह, तो अब निराश होकर वो अपना उधर जुड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो इन लोगों का भी दबाव रहेगा कि उनको भी कुछ विनिंग टाइप के या उनके चॉइस की सीटें मिले, और इन सब चीजों का दबाव राजद पर निश्चित रूप से रहेगा। लेकिन कांग्रेस पर भी एक दबाव रहेगा कि इस बार जो तमाम दलों का जो समीकरण बन रहा है उसमें थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके चलें, तो इस बार इनको हराया जा सकता है। एक और रणनीति जो मुझे पता चली है सर, कि इन लोगों का एक जोर रहेगा, ये लोग इस प्लान पर चलेंगे कि नीतीश कुमार को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनाने जा रहा है। हालांकि अमित शाह जी ने स्पष्ट कर दिया है, सम्राट चौधरी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बनेंगे, चुनाव लड़ेगी एनडीए, और नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, और वही फेस हैं। और वो नीतीश कुमार के बेटे ने भी आज कहा स्पष्ट मीडिया के सामने कि स्वस्थ हैं और उनके नेतृत्व में चुनाव एनडीए लड़ेगी। तो सारी बातें हैं, लेकिन ये लोग अपना लेकर चलेंगे, जैसे पिछली लोकसभा चुनाव में लेकर चले कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, 400 पार का मतलब आरक्षण खत्म, 400 पार का मतलब संविधान बदल जाएगा, 400 पार का मतलब बहुत कुछ। तो उस तरह की चीज ये लोग लेकर चलेंगे कि इस बार नीतीश कुमार नहीं होंगे सीएम, ये भाजपा का सीएम बनेगा, और भाजपा को सीएम नहीं बने इसके लिए कुछ भी करने को आप लोग तैयार रहिए। इस तरह का ये लोग भ्रम लेकर जाएंगे जनता के बीच, ये इनकी रणनीति है। जी, आपने सही कहा कि इनकी खैर नीति तो बनेगी, लेकिन शायद आरजेडी भी अपने उस बयान को अब भूल जाएगी जब उसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी हम सफलता के बीच में जंजीर बन गई है। शिवानंद तिवारी का वो बयान हमें आज भी याद है। और बिल्कुल यही आरजेडी जो पहले जिस गर्मी से बयान देती थी वो भी नर्म हुई है। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की नीति थोड़ी बिहार में मैं सफल होता हुआ देख रहा हूँ। कम से कम उन्होंने आरजेडी को अंडर प्रेशर तो ला दिया। अल्टीमेटली नेशनल विकल्प तो कांग्रेस ही हो सकती है, आरजेडी कभी नहीं हो सकती है। ठीक है, आप एक रीजनल पार्टी हैं, आपके वहाँ है, और ऑल अबाउट सब जो भी उन लोगों का है सब मुस्लिम वोट बैंक को लेकर ही है। कह रहा अभी तो चुनाव में बहुत देरी है, 17 तारीख को पटना में इन लोगों का पुनः मीटिंग होना है। उस मीटिंग में देखना है कि राहुल आते हैं कि नहीं, खड़गे आते हैं कि नहीं, या क्या होता है। उस दिन के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग इतने पर रखें कि आज कुछ इनके बीच में पॉजिटिव बात नहीं हो पाई है, डिस्प्यूट पूरी की तरह बनी रह गई। तो हम जो अपने थंबनेल में दिए हैं, ऑल इज नॉट वेल इन महागठबंधन। अब हम लोग आते हैं दूसरे सेगमेंट पर। आज रॉबर्ट वाड्रा पुनः ईडी के मेहमान बने, और इसके साथ ही राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट में नाम दे दिया गया। अब इन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलेगा। आज रॉबर्ट वाड्रा गए थे ईडी ऑफिस, कहीं पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, लेकिन आज जैसे ही चार्जशीट में नाम राहुल गांधी और सोनिया गांधी का आया, तो यूथ कांग्रेस का कल ने वहां प्रोटेस्ट होने का नोटिस आ चुका है।
मतलब कल यूथ कांग्रेस 3 बजे प्रोटेस्ट में उतरेगी। इन पूरे मामले को क्या, और अब हम लोग जो एक सवाल उठाते रहे थे, ऑफ कोर्स हम केंद्र सरकार पर भी सवाल उठा रहे थे कि इन पर कार्रवाई कब होगी। क्या आपको लग रहा है कि अब कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, अब जो लग रही है कि अब डिटरमाइंड है कि अब इसको अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि पहले आप देखिए सर कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कई बार कह रहे थे, और वो तो यहां तक कह दिए थे कि नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत नहीं है कि इस माँ बेटे को वो छू दें। खैर, छूना उनको नहीं है, ये तो जांच एजेंसियों का काम है, और जब उसमें कुछ न कुछ है तो न्यायालय तय करेगा कि वो हैं दोषी या नहीं है। तो ये सब चीजें तो हैं ही, लेकिन एक सोशल मीडिया पर या देश भर में लोगों का एक ओपिनियन भी था कि इसमें जो हो रहा था वो बहुत ढीली काम चल रहा था। जांच एजेंसियों की ढिलाई को लोग कोस रहे थे निश्चित रूप से, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हम देख रहे हैं जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, वो लग रहा है कि इन लोगों को भी, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रभावशाली क्यों ना हो, उनको जब तक कानून और संविधान के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तो ये फिर तो कोई मायने नहीं रह जाता है कि सब लोग बराबर हैं। बराबरी का सिद्धांत खत्म हो जाता है। जो कमजोर है उस पर कानून लागू होगा, जो मजबूत है उस पर कानून नहीं लागू होगा। ये तो फिर इसका कोई ये नहीं, अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस हिसाब से जो ये कार्रवाई शुरू हुई है, और अब हमको लग रहा है कि इसमें निश्चित रूप से अंजाम तक जांच एजेंसियां भी पहुंचेंगी, और न्याय व्यवस्था भी अब इस पर अपना जो करना है वो करेगा, और होना भी चाहिए। जी जी, अब ट्रायल जब शुरू होगी तो ट्रायल में तो भाई अब कोर्ट में इनको अपने पक्ष रखने हैं, और जो भी सामने आएगा तो फैसला उस हिसाब से आएगा। लेकिन हाँ, जिसका इंतजार हम लोग बहुत पहले से कर रहे थे, उस प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ा गया है। रॉबर्ट वाड्रा की कहानी आप तमाम लोग 100 बार सुन चुके होंगे कि कैसे उन्होंने हरियाणा में एक 3.5 एकड़ की जमीन मात्र 7.5 करोड़ में ली, और लेते के साथ उसके यूज लैंड की बदल कर 1 महीने के बाद ही उसे 58 करोड़ में बेच दिया गया। यानी 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बिक गई। और ये खरीदारी स्काईलाइट कंपनी थी रॉबर्ट वाड्रा की, उसमें हुई। बताया तो ये भी जा रहा है कि वो 7.5 करोड़ रुपया भी इन्होंने नहीं दिया है। तो खैर, ये सब अब चूंकि मामला अब ईडी पूछ रही है और जांच चल रही है, तो कल इनका भी चार्जशीट होगा, तब लोग जान पाएंगे। कुछ और सर ऐड करना हो इसमें तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल, अब इनको 16 अप्रैल को बुलाया गया है फिर दोबारा। हालांकि काफी आज उनका स्टेटमेंट भी बहुत सारा आया है कि जब भी वो समाज सेवा में और राजनीति में आना चाहते हैं तब इस तरह की कार्रवाई होती है। तो समाज सेवा और राजनीति तो बहुत पहले से खुला हुआ मैदान है। कितने लोगों को राज्यसभा कांग्रेस ने बनाया, इनको क्यों नहीं बना दिया, या इनको क्यों नहीं अमेठी से लड़ा दिया, जब सीट खाली हुई तो किसी और को क्यों दे दिया। तो इनका क्या वहां हैसियत है, ये भी तो सोचना चाहिए बोलने से पहले। नहीं सर, उन्होंने जो करते रहे हो, उनका लंदन में वेस्टर्न स्क्वायर में सर दो दो फ्लैट है, जो कोई एक 6 मिलियन पाउंड का है और कोई एक 5 मिलियन पाउंड का है, जिसको कि रेनोवेट आर्म्स डीलर संजय भंडारी करवा रहा था। वो भी मामले हैं। तो ऐसा बात नहीं है, लेकिन हाँ, सत्ता में शायद उनके परिवार के तरफ से उनके लिए नो एंट्री है। अब वो पब्लिक को दोष दें नहीं दें, ये उनकी मर्जी है। प्रिविलेज तो पाए हैं। और जो उन्होंने लंदन में जो प्रॉपर्टी खरीदा था, वो भी कोई ऑयल का तेल में उनकी कोई डीलिंग का कमीशन के रूप में ही वो माना जाता है। मैं उसमें श्योर नहीं हूँ, इसलिए ताक ठोक के नहीं बोल रहा हूँ कि किस एवज में उनको मिला और कैसे खरीदा। लेकिन आम डीलर के द्वारा रेनोवेट कराने से मामला कुछ तो जा रहा है, सबकी सुई घूमती है उन्हीं के ऊपर। और ठीक है, पॉलिटिकल परिवार के आदमी हैं, लेकिन परिवार उनको चाहता
तो कब का उनको संसद में भेज सकता था, परिवार ही नहीं चाहता था। कांग्रेस पार्टी तो इमरान प्रतापगढ़ी जैसा दो क्या बोले घटिया दर्जा का तुकबंदी करने वाला शायर, जो अतीक अहमद जैसे गुंडे के तारीफ में बिछा रहता था, अशराफ का चमचागिरी के उसके यही शेर हुआ करते थे, और उसके बल पर वो राज्यसभा में है। और रॉबर्ट वाड्रा को शिकायत दूसरे से है, तो खैर अपनों की गलती नहीं दिखती है। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारा विश्लेषण सही लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, तहबूर राना दिल्ली के अंदर है, एनआईए पूछ रही है, कुछ कुछ खुलासे हुए हैं और वक्त पर तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। इस पर हम लोग कल आपके साथ फिर एक बार मिलेंगे, और कल जरूर जुड़िएगा इसी समय। कल हम लोग बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।